नमस्कार दोस्तों, भावी क्लासेस में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। भावी क्लासेस में हम राजस्थान इतिहास का हम अध्ययन कर रहे थे। राजस्थान इतिहास के अध्ययन के अंतर्गत हमने राजस्थान के जानने के स्रोतों के बारे में अध्ययन किया था। उसमें हमने अभिलेखों का अध्ययन किया, पुरातात्विक स्रोतों में प्रशस्तियां अपन ने कंप्लीट कर चुके हैं। उसके बाद में जो अपने जानकारी के पुरातात्विक जो स्रोत हैं उनके अंतर्गत जो अपने अगले जो टॉपिक हैं उनकी जब मैं बात करूं तो जो अपना आज जो टॉपिक है अगला, वो कौन सा टॉपिक है? वो है ताम्रपत्र। ताम्रपत्र, ठीक है। ताम्रपत्र होता है, इसको हमें एक दूसरा नाम है, वो कहते हैं दान पत्र। दान पत्र, दान पत्र हो या ताम्र पत्र हो, एक ही चीज होती है। देखिए, जो ताम्र पत्र है या दान पत्र है, ये कोई राजा सामंत या कोई नगर सेठ या कोई जो बड़ा आदमी है जो कोई दान देता था, जो दान देने वाला आदमी होता है उसके द्वारा किसी जिसको दान देना होता है उसको दिया गया जो पत्र होता था वो ताम्र पत्रों पे खुदवाकर और उनको दे दिया जाता था। ये देखिए, जो ताम्र पत्र होते हैं वो इतिहास में काफी महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त है इनका। तो जो ताम्र पत्र होते हैं ये, इसमें क्या होता है कि जैसे अपन किसी को मान लो भूमि अनुदान में देते थे, या कोई धन अनुदान देता था, कोई मकान अनुदान देता था, या मंदिर के लिए कोई भूमि अनुदान देता था, तो उन्हीं अनुदानों का इनमें वर्णन होता है। तो अनुदानों का जो वर्णन होता है तो उसमें वर्णन जो रहता है उसमें वर्णन इस तरह से रहता है कि जैसे सर्वप्रथम इसमें ताम्रपत्र में जो दान देने वाला होता है, दानदाता है, उसका नाम वगैरह उसका विवरण होता था। उसके बाद में जो दान प्राप्त करता था उसके बारे में इसमें जानकारी होती थी। उसके अलावा इसमें जो जानकारी प्राप्त होती थी वो ये जानकारी प्राप्त होती थी कि जो दान में क्या वस्तु दी गई है, या कुछ भूमि जो दी गई है वो कितनी भूमि है और कहां पे है, ये सारी जानकारियां उस ताम्रपत्र में होती थी। ताम्रपत्र का एक फायदा ये भी होता था कि जो ताम्रपत्र है उसको क्या करता था, जैसे जिसको अपन ने किसी को अगर ताम्रपत्र दिया तो ताम्रपत्र को लेने के बाद में उसका जो यूज करता था ताम्रपत्र का, वो उसको पीढ़ी दर पीढ़ी यूज करता था ताम्रपत्र का। जैसे मुझे मिला तो मुझे मेरे बाद में मेरे बच्चों को ऐसे पीढ़ी दर पीढ़ी काम वो आता था। तो ये क्या है कि जैसे ताम्रपत्र हैं, इनमें जैसे पहले तो भाषा की बात करें तो पहले तो जो भाषा थी इनमें, वो भाषा कौन सी थी? वो थी संस्कृत भाषा। शुरुआत में कौन सी भाषा में इसका प्रारंभ हुआ था? संस्कृत भाषा में। संस्कृत भाषा के बाद में जो इसका प्रचलन हुआ तो इसमें स्थानीय भाषा भी आने लग गई। स्थानीय भाषा, जब इसका उपयोग और होने लगा तो बाद में जो इसमें जो लिपि थी वो वो कौन सी हो गई? महाजनी लिपि। देखिए, महाजनी लिपि क्या होती है? आज भी अपन जानते हैं कि सेठ साहूकार होते हैं जिनको हम महाजन बोलते हैं, वो एक विवरण रखते हैं, वो उनकी एक अलग शैली होती है लिखने की, वही शैली, उसी शैली की बात करते हैं हम, महाजनी लिपि। तो देखिए, जो ताम्रपत्र हैं, ताम्रपत्रों की बात करें तो ताम्रपत्र में किस किस का क्या क्या वर्णन होता है? तो दान देने वाले का नाम, दान देने वाले का नाम, दान प्राप्त करने वाले का नाम, प्राप्त करने वाले का नाम, ठीक है।
इसके अलावा दान में क्या वस्तु दी गई है, तो दान में दी गई वस्तु या भूमि, जो भी दान में दिया गया है उसका विवरण इसमें होता था। यह होता था अपना ताम्रपत्र, और ये ताम्रपत्र होता था वो पीढ़ी दर पीढ़ी चलता था। अब देखिए इस जो ताम्रपत्र हैं उनसे एक हमको क्या जानकारी प्राप्त होती है कि जो उस समय की जो राजाओं का जो वंश वर्णन था, उनकी देखिए वंशावली ज्ञात करने के लिए ये ताम्रपत्र काफी महत्वपूर्ण थे। क्योंकि इनसे क्या है, जैसे एक राजा ने दिया, उसके बाद में उसके जो वंश था उसके अकॉर्डिंग उसमें चल रहा था। जो पीढ़ी दर पीढ़ी जो ताम्रपत्र है उसमें भी पीढ़ी दर पीढ़ी चेंजेस हो रहा था। तो ये अपन को वंश वर्णन में भी काफी महत्वपूर्ण है। इसके अलावा देखिए उस समय की जो तत्कालीन उस समय की जो सामाजिक, आर्थिक एवं धार्मिक जो परिस्थितियां थी उनके बारे में भी इससे अपन को जानकारी प्राप्त होती है। उनका जो धार्मिक विश्वास था उसके बारे में भी अपन को इसमें जानकारी प्राप्त होती है। अब देखिए जो मैं बात करूं कि ये अपने ताम्रपत्रों की, तो ताम्रपत्रों में जो सबसे प्राचीनतम जो ताम्रपत्र जिनका मानते हैं, सर्वप्रथम अपन जिन ताम्रपत्रों का यूज करने वाले मानते हैं वो किसको मानते हैं, तो वो है सातवाहन शासक। ठीक है, सर्वप्रथम इन्होंने ही ताम्रपत्रों का यूज किया था। ये लोग जो बौद्ध भिक्षुक थे उनको या ब्राह्मणों को दान में देते थे, तो उनका वर्णन ताम्रपत्र पर करते थे। उसके बाद में ये चीज राजपूताना में भी प्रचलन में आया, और राजपूताना में भी इसका काफी प्रचलित हो गया। ये यहां पे भी काफी शासकों ने इसको यूज करना शुरू कर दिया। तो देखिए जो ताम्रपत्र में जो भूमि दी जाती थी, जो दान जो भूमि दी जाती थी, वो भूमि होती थी वो उस पर कर मुक्त होती थी। वो कैसी भूमि होती थी, कर मुक्त, उस पर कर नहीं लगता था। जो उस समय कर लगता था ना, जो वो कर इस पे नहीं लगता था, ये टैक्स फ्री रहती थी। बात करें तो उसका बेनिफिट ये भी होता था, जिसको दान मिलता था उसको ये मिल जाता था कि जैसे कोई भूमि मिली है तो उसको उसके ऊपर उसको दान देने की जरूरत नहीं होती थी। हाँ, इस चीज से एक चीज का जरूर हो गया, ताम्र जो पत्र थे या दान देने की जो ताम्र पत्रों पे जो दान देने की जो व्यवस्था थी, उससे एक चीज और हो गई कि जो शासक होते थे, शासक क्या करते थे, देखिए शासक जैसे कोई राजा है, उसके नीचे एक सामंत है। ठीक है, तो सामंत को क्या करता था कि एक क्या बोलते हैं अपन, जैसे भूमि कोई अनुदान में देता था या कुछ भी जो उनको वेतन की जगह जागीर दे देता था। तो इसमें यह भी चीज रहती थी, जैसे जागीर दे दिया तो वो अगर ताम्र पत्र पे अगर कोई जागीर दे देता था तो इसका ये सामंत क्या करता था कि पीढ़ी दर पीढ़ी फायदा उठाता था। और पीढ़ी दर पीढ़ी फायदा उठाने के चक्कर में क्या होता था कि ये सामंत ये बलशाली हो गया और ये कम प्रभावी रह गया। मतलब जो केंद्र था वो तो कमजोर हो गया और जो सामंत था वो शक्तिशाली हो गए। उससे क्या हो गया कि सामंतवाद को बढ़ावा इसमें मिलने लग गया। दूसरी चीज, सामंत जब चाहता था तब वो अपने राजा के खिलाफ विद्रोह कर देता था। यह भी एक उस समय की स्थिति होने लग गई थी। तो ये एक ताम्रपत्रों का ये भी एक ये नुकसान भी था कि ताम्रपत्रों से जो राजा था उसकी शक्ति क्षीण होने लग गई थी। तो देखिए ताम्रपत्रों का, इसके बाद में अपन एक ताम्रपत्रों का अध्ययन करेंगे। तो देखिए ताम्रपत्र जो हैं उनका जब हम अध्ययन करेंगे तो मैं बात करूं ताम्रपत्रों की, जो हमारा
सर्वप्रथम अभी तक का जो सबसे प्राचीन अपन को जो ताम्रपत्र मिला है वो कहां का ताम्रपत्र मिला है? तो वो है दुलेव का ताम्रपत्र। ठीक है, दुलेव का ताम्रपत्र है। दुलेव का ताम्रपत्र कब प्राप्त होता है? तो उसकी अपन जो जानकारी प्राप्त होती है 679 ईस्वी की। ठीक है, दुलेव का ताम्रपत्र कब प्राप्त हुआ? 679 ईस्वी में। ये अब तक का अपन को जो अब तक के जो ताम्रपत्र प्राप्त हुए हैं उनमें सबसे प्राचीन ताम्रपत्र है। और इस ताम्रपत्र में जो वर्णन दिया हुआ है वो किसका दिया हुआ है? तो किष्किंधा, जो किष्किंधा जगह है, कौन सी जगह है? किष्किंधा। आज की तारीख में वर्तमान में बात करें तो ये कौन सी जगह है? तो ये है कल्याणपुर उदयपुर से। ठीक है, कल्याणपुर कहां पे है वर्तमान में? उदयपुर में। उसी को इस जो ताम्रपत्र है उसमें इसको किष्किंधा कहा गया है। इसमें जो वर्णन मिलता है इसमें कि किष्किंधा का एक महाराज है, उस महाराज का क्या नाम है? बेठी। क्या नाम है? बेठी। बेठी नामक महाराज ने एक गांव था वहीं का, उसको एक ब्राह्मण को दान में दिया था, इसी का वर्णन है। तो जो गांव दान में दिया था उसका क्या नाम था? तो उसका नाम था उब्बरठ। उब्बरठ ये गांव था, इसको दान में दिया था। जो ब्राह्मण था वो क्या, उसका क्या नाम था? तो उसका नाम था बठिठ नाग। क्या नाम था? बठिठ नाग। ठीक है, बठिठ नामक वो ब्राह्मण को अबरक नामक गांव दान में दिया था। किसने? किष्किंधा के महाराज थे बेठी। किष्किंधा के महाराज क्या नाम था? बेठी। उन्होंने दान में दिया था ब्राह्मण को एक गांव, उसी का इसमें हमको वर्णन मिलता है। ताम्रपत्र है, अगला जो ताम्रपत्र है वो कौन सा ताम्रपत्र है? तो वो है मंथन देव का ताम्रपत्र। मंथन देव का ताम्रपत्र। तो देखिए, जो मंथन देव का जो ताम्रपत्र है, ये मंथन देव का ताम्रपत्र अपन को कहां की जानकारी देता है? तो जानकारी अपन को देता है राजौरगढ़ अलवर। ठीक है, राजौरगढ़ अलवर की अपन को जानकारी देता है। और इससे जो अपन को जानकारी प्राप्त होती है वो क्या जानकारी प्राप्त होती है? कि जो राजौरगढ़ है यहां पे एक गुर्जर प्रतिहार वंश के एक शासक थे जिनका क्या नाम था? मंथन देव। मंथन देव का इसमें वर्णन है कि मंथन देव ने अपने पूरे राज दरबारियों के समक्ष एवं जो इसका जो शासन था राजौरगढ़ था इसके समक्ष इसने एक मंदिर के निर्माण के लिए एक भूमि अनुदान में दी थी। उसी भूमि अनुदान का इस ताम्रपत्र में अपन को वर्णन मिलता है। इस ताम्रपत्र से अपन को सिर्फ यही जानकारी प्राप्त होती है कि जो मंथन देव है राजौरगढ़ के शासक है, राजौरगढ़ के शासक मंथन देव द्वारा अपने जो राज दरबारी थे, राजपुरुष थे, वो उनके जो भी अधिकारी थे उनके समक्ष एवं जो गांव था इनका राजौरगढ़ जहां के शासक थे उसके समक्ष इन्होंने एक मंदिर निर्माण के लिए भूमि अनुदान में दी थी। उसी अनुदानित भूमि का इसमें वर्णन है। तो इसमें दान देने वाले कौन हुए?
तो दान देने वाले हैं मंथन देव। और दान प्राप्त करने वाला कौन है? तो दान प्राप्त करने वाला इसमें कोई नहीं था, इसमें मंदिर के लिए दान था। तो जो दान देने वाले के स्थान पे तो मंथन देव का, जो दान प्राप्त करने वाला है वहां पे मंदिर निर्माण का उल्लेख मिलता है। यही जानकारी अपन को इससे प्राप्त होती है। देखिए उसके बाद में जो अपना जो अगला जो ताम्रपत्र है, तो अगला जो ताम्रपत्र है वो कौन सा ताम्रपत्र है? तो वो है बोरोच का ताम्रपत्र। कहां का? बोरोच गुर्जर ताम्रपत्र। ठीक है, बोरोज गुर्जर ताम्रपत्र। इसके बारे में अपन को जानकारी प्राप्त होती है कि जो ये ताम्रपत्र है, ये ताम्रपत्र है कब का ताम्रपत्र है? तो ये 978 ईस्वी का ताम्रपत्र है। देखिए जो ये ताम्रपत्र है बोरोज गुर्जर ताम्रपत्र, ये अपन को 978 ईस्वी में प्राप्त होता है। इसमें जो जानकारी मिलती है अपन को, वो जानकारी प्राप्त होती है कि एक गुर्जर कबीला था, गुर्जर प्रतिहारों का। वो गुर्जर कबीला हिमालय से लेके और गंगा कावेरी नदी तक, गंगा से आगे कावेरी नदी तक इन्होंने एक अभियान किया था। उसी अभियान का इसमें वर्णन प्राप्त होता है। और इनके अलावा जो इसमें जो दान दिए गए थे उनका इसमें वर्णन है। इसके अलावा इससे जो ये जो सबसे महत्वपूर्ण जो जानकारी प्राप्त कराता है अपन को, वो जानकारी एक अलग मैटर पे जानकारी प्राप्त कराता है। वो जानकारी प्राप्त कराता है राजपूतों की उत्पत्ति के ऊपर। इस ताम्रपत्र के अनुसार जो राजपूत जो हैं वो कुषाणों से मानते हैं, उनको कुषाणों से इनकी उत्पत्ति मानते हैं। कुषाणों में भी एक जाति थी, उस जाति का नाम था युएची। क्या नाम था उस जाति का? युएची। युएची जाति से राजपूतों की उत्पत्ति मानते हैं, जो कि अपन को कहां से जानकारी मिलती है? बोरोज गुर्जर ताम्रपत्र से। और देखिए इस जानकारी को जो सही मानते हैं वो कौन है? वो इतिहास में अपन ने शुरू में पढ़ा था, वो काफी महत्वपूर्ण इंसान है। एक ही अपन ने नाम पढ़ा होगा, अलेक्जेंडर कनिंघम। ठीक है, कनिंघम का नाम पढ़ा था अपन ने, कनिंघम। ठीक है, ये कनिंघम में ही इसको सच मानते हैं और इसी के अकॉर्डिंग ये मानते हैं कि जो राजपूतों की जो उत्पत्ति हुई थी वो कुषाणों में युएची जाति से, कुषाणों में युएची जाति है, उसी से राजपूतों की उत्पत्ति हुई है अलेक्जेंडर कनिंघम ने। अलेक्जेंडर कनिंघम कौन थे? तो अलेक्जेंडर कनिंघम भारतीय पुरातात्विक स्त्रोतों की जो सर्वेक्षण विभाग का जो स्थापना की थी वो स्थापना करता है। ये अपन ने शुरुआत में पहली क्लास में, दूसरी क्लास में ही पढ़ा था कि जो कनिंघम है उन्होंने भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण विभाग की स्थापना की थी। ठीक है, तो अलेक्जेंडर राजपूतों की उत्पत्ति इसके अकॉर्डिंग ही मानते हैं। ये ताम्रपत्र इस वजह से सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है और इसकी सबसे महत्वपूर्ण जानकारी ताम्रपत्र की यही है जानकारी। ठीक है, तो देखिए उसके बाद में जो अपना नेक्स्ट जो ताम्रपत्र है वो कौन सा है? तो वो है वीरपुर का ताम्रपत्र। ठीक है, वीरपुर का ताम्रपत्र। तो देखिए वीरपुर का जो ताम्रपत्र है ये कब का ताम्रपत्र है? तो इसकी बात करें तो 1185 का।
देखिए वीरपुर से अपन को 2 ताम्रपत्र प्राप्त होते हैं। कितने ताम्र प्राप्त होते हैं? 2। और दोनों का समय कब का है? तो है 1185 ईस्वी का। 1185 ईस्वी का ये दोनों ही ताम्रपत्र हैं और वो दोनों ताम्रपत्र अपन को एक ही जगह से प्राप्त होते हैं, वो है वीरपुर से। ठीक है, वीरपुर से जो ताम्रपत्र प्राप्त हुआ है, इस ताम्रपत्र में जानकारी भी अपन को एक ही शासक के बारे में मिलती है, पर हालांकि इसमें दोनों में अलग अलग जानकारियां प्राप्त होती है। तो जो जानकारी प्राप्त होती है अपन को वीरपुर से, उससे एक जानकारी तो अपन को यह प्राप्त होती है कि जो गुजरात के शासक हैं, गुजरात के शासक का नाम है भीमदेव। सोलंकी वंश के शासक हैं भीमदेव, भीमदेव सोलंकी। ठीक है, भीमदेव सोलंकी ने एक शासक हैं वागड़ के। कहां के शासक हैं? वागड़। जो पहले ताम्रपत्र में जो जानकारी प्राप्त होती है उसकी बात कर रहे हैं अपन। तो भीमदेव गुजरात के शासक वागड़ के शासक हैं, उनका नाम है सामंत सिंह। सामंत सिंह। ठीक है, सामंत सिंह से वागड़ के राजा सामंत सिंह को हराकर वागड़ पर अपना अधिकार कर लेते हैं। और जो वागड़ राज्य है वो एक गुहिल वंशी एक शासक हैं, राजा बने थे, जिनको अपने किस नाम से जानते हैं? अमरपाल। ठीक है, तो देखिए हालांकि इसमें कंफर्म यह नहीं हो पाया कि अमृतपाल हैं, अमरपाल हैं या उनके पिता विजयपाल हैं। इन दोनों में से ये दिया किसको था, पर इन दोनों का ही नाम इस ताम्रपत्र पर उत्कीर्ण है। किस किस का? तो जो गोहिल वंश के विजयपाल और उसके पुत्र अमृतपाल का। ठीक है, जो वागड़ प्रदेश है वो भीमदेव ने किसको दे दिया? उनको दे दिया था दान में। इसी चीज की इसमें जानकारी अपन को प्राप्त होती है। इसके अलावा जो इसका दूसरा जो ताम्रपत्र है उसमें क्या जानकारी प्राप्त होती है कि जो वागड़ जिसको दिया था अमृतपाल को, तो अमृतपाल को बाद में इन्होंने एक पर्व होता है, एक पर्व था। कौन सा पर्व था? सूर्य पर्व। सूर्य पर्व। ठीक है, सूर्य पर्व पर इन्होंने अमरपाल को भूमि अनुदान में दी थी। उस भूमि का इसमें वर्णन अपन को मिलता है। तो जो दूसरा जो मिलता है उसमें अपन को क्या जानकारी प्राप्त हुई कि जो सूर्य पर्व है उस पर अमृतपाल को भीमदेव द्वारा भूमि अनुदान में दी थी। इसके अलावा जो एक सबसे बढ़िया जो जानकारी अपन को प्राप्त होती है वो क्या प्राप्त होती है कि इस समय अपन को प्राप्त हो जाता है कि इस समय सामंत प्रथा का प्रचलन था। क्या कौन सी प्रथा का? सामंत प्रथा का। क्योंकि जो गुहिल वंश था वागड़ में वो भीमदेव का सामंत था, भीमदेव का सामंत बन के ही राज करता है। यह जानकारी अपन को इससे प्राप्त होती है। तो अपने ऐसे इन दोनों का अध्ययन हो गया। उसके बाद में देखिए जो अपना जो अगला जो ताम्रपत्र है वो कौन सा ताम्रपत्र है? तो वो है आहड़। आहड़ का ताम्रपत्र। ताम्रपत्र। ठीक है, अपना जो अगला ताम्रपत्र है वो कौन सा ताम्रपत्र है? आहड़ का ताम्रपत्र। ये कब का ताम्रपत्र है? तो ये है 1206 ईस्वी का। ठीक है, ये 1206 ईस्वी का ताम्रपत्र है। इसमें अपन को जो जानकारी प्राप्त होती है वो क्या जानकारी प्राप्त होती है कि जो गुजरात है, गुजरात के एक शासक हुए हैं मूलराज। मूलराज से लेकर जो भीमदेव द्वितीय है, भीमदेव सोलंकी जिन अपने वर्णन अभी देखा था वीरपुर वाले ताम्रपत्र में, वहां तक का
इनका पूरा वंश का वर्णन इसमें दिया हुआ है ताम्रपत्र, इस आहड़ ताम्रपत्र में। इसके अलावा अपन को क्या जानकारी प्राप्त होती है कि जो गुजरात है, गुजरात का मेवाड़ पर प्रभुत्व था उस समय 1206 ईस्वी में। जो गुजरात का प्रभुत्व किस पर था? मेवाड़ पर। यह भी जानकारी अपन को इसी से प्राप्त होती है। तो इसके अलावा अपन को जो एक जानकारी ये प्राप्त होती है कि जो वीरपुर में दोनों ताम्रपत्रों में जो भीमदेव द्वारा दिए गए दान था या भूमि अनुदानित थी, उनका वर्णन पुनः इसमें किया हुआ है। भीमदेव द्वारा दिए गए जितने भी दान थे, जितने भी भूमि अनुदान दिए गए थे, उन सभी का वर्णन इसमें किया गया है। ये सभी अपन को इससे जानकारी प्राप्त होती है। इसके बाद में अपना तो देखिए जो अगला ताम्रपत्र है वो कौन सा ताम्रपत्र है? तो वो है अपना तो देखिए जो अपना अगला जो ताम्रपत्र है वो कौन सा ताम्रपत्र है? वो है खेरादा ताम्रपत्र। ठीक है, खेरादा ताम्रपत्र है। खेरादा ताम्रपत्र कब का ताम्रपत्र है? तो अगर इसके समय की बात करें तो यह कब का है? 1437 ईस्वी का। 1437 ईस्वी में मेवाड़ में एक शासक थे महाराणा कुंभा। महाराणा कुंभा के समय का यह ताम्रपत्र है। और जो इस ताम्रपत्र से जो अपन को जानकारी प्राप्त होती है वो भी महाराणा कुंभा के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। महाराणा कुंभा द्वारा दिए गए दानों के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। तो देखिए जो इससे अपन को ताम्रपत्र से जो जानकारी प्राप्त होती है वो क्या जानकारी प्राप्त होती है कि जो महाराणा कुंभा है, कौन? कुंभा। ठीक है, महाराणा कुंभा है। महाराणा कुंभा ने एक मंदिर है यहाँ पे एकलिंगनाथ का। अपन ने इसके बारे में पहले भी बात की थी। एकलिंगनाथ जी का मंदिर है। एकलिंगनाथ मंदिर में महाराणा कुंभा ने दान दिए थे। उन दान पुण्यों का ही इसमें वर्णन मिलता है। इसके अलावा एक अपन को जानकारी यह मिलती है कि एक शंभु नामक व्यक्ति है। क्या नाम है? शंभु। ठीक है, शंभु नामक व्यक्ति है। इसको 400 टका, कितना? 400 टका दान में दिया था। 400 टका दान में दिया गया था। इस दान का भी इसमें वर्णन है। अब देखिए जो इसमें टका वर्ड यूज किया गया है, टका क्या था? टका उस समय की वहां पे प्रचलित मुद्रा थी, उसको हम टका बोलते थे। तो देखिए इस जो ताम्रपत्र से एक तो कुंभा के द्वारा दिए गए दानों का वर्णन मिलता है। इसके अलावा क्या जानकारी प्राप्त होती है कि जो उस समय वहां पे जो मुद्रा प्रचलित थी वो मुद्रा कौन सी थी? वो थी टका। ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं? टका। इसके अलावा क्या जानकारी प्राप्त होती है कि जो महाराणा कुंभा है उसके समय की जो धार्मिक स्थिति थी वहां की, या उनकी जो सामाजिक स्थिति थी, या उनकी जो आर्थिक स्थिति थी, उसके बारे में भी इस ताम्रपत्र से अपन को जानकारी प्राप्त होती है। ये सभी जानकारी अपन को कौन से ताम्रपत्र से? तो वो है खेरदा ताम्रपत्र। ठीक है, उसके बाद में अपन अगले जो ताम्रपत्र है उनकी मैं बात करूं तो जो अगला अपना ताम्रपत्र है वो कौन सा ताम्रपत्र है? तो वो है पारसोली का ताम्रपत्र। कौन सा? तो वो है पारसोली का ताम्रपत्र। ठीक है, जो पारसोली का ताम्रपत्र है, पारसोली का ताम्रपत्र कब का है? तो पारसोली का ताम्रपत्र है 1473 ईस्वी का। 1473 ईस्वी में मेवाड़ में किसका शासन था? तो 1473 में महाराणा रायमल
महाराणा रायमल के समय का ये ताम्रपत्र है। इस ताम्रपत्र में अपन को जो जानकारी प्राप्त होती है वो क्या जानकारी प्राप्त होती है कि इस समय पे यहां पे जो भूमि थी उसको अलग अलग किस्मों में विभाजित किया हुआ था। भूमि की अलग अलग किस्में बताई हुई थी, उसी का वर्णन इसमें मिलता है। ठीक है, तो जैसे अपन आज की तारीख में अपन भी तो भूमि की अलग अलग किस्मों को अलग अलग नाम दे रखे हैं, वैसे ही भूमि को इस समय भी किस्म अलग अलग किस्मों में बांट रखा था। और देखिए जो अलग अलग किस्मों की जो भूमि थी उस पे क्या था कि जो कोई भी आदमी, कोई भी समस्त नागरिकों के लिए वो कृषि के लिए उपलब्ध थी। और कृषि में भी कैसे कि वो कर मुक्त कृषि के लिए, कर मुक्त, वो कर मुक्त थी। मतलब जो उस समय उस पे जो कर लगाया जाता था, जो टैक्स लगाया जाता था, वो टैक्स उस समय फ्री था। यह भी जानकारी अपन को मिलती है कि जो वो भूमि थी उस भूमि पे टैक्स नहीं लगता था। यह जानकारी अपन को इस ताम्रपत्र से प्राप्त होती है। तो देखिए उसके बाद में जो अपना नेक्स्ट जो ताम्रपत्र है, नेक्स्ट ताम्रपत्र कौन सा है? तो नेक्स्ट ताम्रपत्र है चीकली। कौन सा? चीकली का ताम्रपत्र, ताम्रपत्र। ठीक है, चीकली का जो ताम्रपत्र है ये कब का ताम्रपत्र है? तो ये है 1483 ईस्वी का। ठीक है, 1483 ईस्वी का ये ताम्रपत्र है। इस ताम्रपत्र में क्या जानकारी प्राप्त होती है कि जो किसानों से जो कर वसूल किया जाता था, ठीक है, किसानों से जो कर वसूल किया जाता था उस कर के बारे में इसमें अपन को जानकारी प्राप्त होती है। उस कर को किस नाम से जानते थे? तो उसका नाम भी दिया गया है। तो वो क्या नाम था? उस समय जो कर जो लिया जाता था वो किस नाम से जाना जाता था? वो है विविध लाग बागो। इस नाम से इसको जो कर लगता था उसको हम जानते थे। और देखिए इसमें एक जानकारी अपन को क्या प्राप्त होती है कि जो उस समय, इससे पहले अपन को पटेल, ब्राह्मण एवं जो बड़े वगैरह होते थे, इनके कृषि करने का, खेती करने का कोई प्रमाण नहीं है। पर जो ये ताम्रपत्र है इससे हमको पता चलता है कि जो पटेल हैं, जो सुथार जिनको हम बोलते हैं, जो बड़े वगैरह होते हैं, उनके द्वारा एवं जो ब्राह्मण थे उनके द्वारा कृषि का कार्य भी किया जाता था। ये भी जानकारी किससे प्राप्त होती है अपन को? ये जानकारी प्राप्त होती है चीकली ताम्रपत्र से। ठीक है, चीकली ताम्रपत्र से किसानों से कर लेने की जानकारी भी मिलती है अपन को, और कर का नाम क्या था वो जानकारी प्राप्त होती है। उसके अलावा पटेल जो बड़े वगैरह होते थे उनके और ब्राह्मणों के द्वारा कृषि कार्य करने की जानकारी प्राप्त होती है। उसके बाद में जो अपना नेक्स्ट जो ताम्रपत्र है वो कौन सा ताम्रपत्र है? तो वो है पुर का ताम्रपत्र। ठीक है, पुर का ताम्रपत्र। ठीक है, पुर का जो ताम्रपत्र है, पुर का ताम्रपत्र कब का है? अगर मैं समय की बात करूं तो ये समय है 1537 ईस्वी का। ठीक है, पुर का जो ताम्रपत्र है वो कब का है? 1537 ईस्वी का। अब देखिए, सॉरी 1537 नहीं, 1535 ईस्वी का। तो ये है 1535 ईस्वी का। ठीक है, 1535 में मेवाड़ के शासक कौन है? ये किसके समय का है? तो मेवाड़ का उस समय शासक का नाम है विक्रमादित्य। तो क्या नाम है? महाराणा विक्रमादित्य। ठीक है, महाराणा विक्रमादित्य, महाराणा विक्रमादित्य के समय का ये
ताम्रपत्र है, ठीक है, महाराणा विक्रमादित्य का। अब देखिए, जो इस ताम्रपत्र से अपन को जो जानकारी प्राप्त होती है मुख्य रूप से, वो जानकारी क्या प्राप्त होती है? तो जानकारी प्राप्त होती है कि विक्रमादित्य की माता जी हैं महारानी कर्मावती, जिसको अपन बोलते हैं हाड़ा रानी। क्या नाम है उनका? हाड़ा रानी। हाड़ा रानी कहां की है? तो ये थी हाड़ा राज्य, किसको बोलते हैं? बूंदी को, हाड़ा रानी, ठीक है, बूंदी की थी ये, और मेवाड़ में व्यायता थी, ठीक है। तो महाराणा विक्रमादित्य जब ये गुजरात के एक शासक थे बहादुर शाह द्वारा मेवाड़ पे आक्रमण किया गया, चित्तौड़ पर आक्रमण किया। कब किया? तो 1535 ईस्वी में इन्होंने आक्रमण किया था। उस समय महाराणा विक्रमादित्य तो यहां से चित्तौड़ को छोड़ के बूंदी चले गए अपने ननियाल, और यहां की बागडोर किसको सौंप दी? चित्तौड़ की। तो चित्तौड़ की बागडोर संभाल दी भाग सिंह को। किसको? भाग सिंह नामक एक इनका सामंत था, उसी को इन्होंने ये दे दी, भाग सिंह, ठीक है। भाग सिंह नामक एक इनका सामंत था, उसको वहां की चित्तौड़ की भागडोर दे दी, और खुद कहां चले गए? बूंदी। उसके बाद में देखिए, हाड़ा रानी जो कर्मावती है, ठीक है, हाड़ा रानी कर्मावती क्या करती है कि जो मुगल बादशाह हुमायूं को राखी भेज के सहायता मांगती है। जब राखी भेज के सहायता मांगती है तो हुमायूं की तरफ से समय पे सहायता नहीं पहुंच पाने के कारण इनको युद्ध करना पड़ता है। तो उस समय स्त्रियां हाड़ा रानी के नेतृत्व में जोहर करती है, और पुरुष भाग सिंह के नेतृत्व में युद्ध करते हैं, केसरिया करते हैं। केसरिया पुरुष करते हैं और जोहर महिलाएं करती है। तो देखिए, जब हाड़ा रानी, इसमें जो अपन को पूर्व के ताम्रपत्र में जो जानकारी प्राप्त होती है, जब हाड़ा रानी जब जोहर करने जा रही थी, तब हाड़ा रानी ने भूमि अनुदान दी थी। जो भूमि अनुदान दी थी, उसी भूमि का इस पूर्व के ताम्रपत्र में वर्णन मिलता है। हाड़ा रानी के द्वारा जोहर करते समय जो दान में दी थी उसका। उसके अलावा देखिए, अपन को क्या जानकारी प्राप्त होती है? तो वो जानकारी प्राप्त होती है कि उस समय मेवाड़ में जोहर प्रथा थी। ये भी एक जानकारी अपन को इस ताम्रपत्र से प्राप्त होती है। उसके अलावा क्या जानकारी प्राप्त होती है? तो एक जानकारी यह भी प्राप्त होती है कि जो दूसरा मेवाड़ का जो दूसरा शाखा हुआ था, मेवाड़ में दूसरा शाखा था, पहला पद्मावती द्वारा क्या हुआ था, दूसरा हाड़ा रानी इस समय हुआ था, ठीक है। तो जो दूसरा शाखा हुआ था, दूसरा शाखा जब हुआ था, उसका सटीक एवं सही वर्णन, सही समय, सही तिथि का वर्णन अपन को इस ताम्रपत्र से मिलता है, ठीक है। यह भी एक जानकारी अपन को इस ताम्रपत्र से प्राप्त होती है। इनका विक्रमादित्य है, इनके बारे में कर्नल जेम्स टोड इनके बहुत बड़े विरोधी थे। इनके लिए तो कर्नल जेम्स टोड ने यहां तक कहा है कि विक्रमादित्य महाराणा सांगा के यहां जन्म लेना, मेवाड़ में जन्म लेना ही नहीं चाहिए था ऐसे इंसान। तो इनके लिए ये कहते हैं कि नपुंसक की हद होती है, मतलब पुरुषार्थ की खत्म है, ये कहा जाता है। किसके लिए? महाराणा विक्रमादित्य के लिए। क्यों कहा जाता है? तो ये कहा जाता है जब आक्रमण हुआ तो उस समय ये मेवाड़ को
चित्तौड़ को छोड़कर भाग गए थे, इसलिए ये कहा जाता है। ठीक है, तो आज की क्लास में हम इन्हीं ताम्रपत्रों का अध्ययन करेंगे। अपने अभी कुछ ताम्रपत्र और शेष बचे हुए हैं, उनके अपन अगली क्लास में अध्ययन करेंगे। उसके अलावा देखिए जो धीरे धीरे थोड़ा सा मैं खुद भी मानता हूं कि अपन अभी क्लास में थोड़ा धीरे चल रहे हैं, उसका रीजन भी है। क्लास धीरे चलने का रीजन क्या है? तो क्लास धीरे चलने का रीजन ये है कि जैसे अपन कहीं आप दूसरी जगह क्लास लोगे, मैंने कई जगह देखा है ये चीज कि वो आपको 4-5 ताम्रपत्रों के बारे में अध्ययन करवा देते हैं, उसके बाद में खत्म कर देते हैं। उसके बाद में जब एग्जाम होता है तो एग्जाम में मान लो आपको इसमें पारसोली का ताम्रपत्र नहीं करवाया, ठीक है, और एग्जाम में पारसोली ताम्रपत्र आ गया, तो पारसोली ताम्रपत्र को वो अगले एग्जाम में पढ़ाएंगे। ठीक है, जब एक बार पूछने के बाद में टीचर उस चीज को रिमाइंड करता है, उसको पढ़ाता है, तो ये एक यहां अपने कहावत है कि जब चिड़िया चुग गई खेत तब कहां पछताएं। तो वही चीज है कि जब आ चुका है उसके बाद में पढ़ाने से क्या फायदा है? पहले ही पढ़ाएं और टाइम पे पढ़ें तो ही उसका बेनिफिट मिलता है। इसीलिए मैं चाहता हूं कि आपके जब ताम्रपत्र हो या और भी कोई टॉपिक हैं, जैसे अपन ने शिलालेख किए, शिलालेखों को अपन ने बिल्कुल कंप्लीट शिलालेख किए, प्रशस्तियां की तो कंप्लीट प्रशस्तियां की। उसके बाद में मैं चाहता हूं कि जब ताम्रपत्र भी करें तो अपने ताम्रपत्र भी कंप्लीट अपने ताम्रपत्र हों, उसके बाद में अपन आगे बढ़ें ताकि आपका कुछ भी शेष नहीं रहे। अगर आपका जैसे शेष रह जाता है या आपको कुछ लगता है तो आप हमें कमेंट्स कर दीजिए, वो आपको मैं क्लास में करवा दूंगा। यहाँ पे आप जिस भी टॉपिक के लिए आपको लगे कि ये टॉपिक हमारा कमजोर रहा है या इसके बारे में हमको कम पता है, वो टॉपिक भी आप कमेंट्स कर दीजिए। मैं यहाँ पे आपको पूरी इंफॉर्मेशन आपको डिटेल में बताऊंगा। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ में वीडियोस को शेयर करें, वीडियो देखिए, लाइक कीजिए और अपने कमेंट्स जो भी आपको टॉपिक से रिलेटेड कमेंट्स हो या किसी वैकेंसी के बारे में कमेंट्स हो, आप कमेंट्स बॉक्स में हमें कमेंट्स कर दीजिए, आपको उसका आंसर दे दिया जाएगा। तो धन्यवाद।